सोयाबीन और कपास के मुद्दे पर केंद्र और राज्य सरकार गंभीर नहीं है। किसान नेता रविकांत तुपकर ने आरोप लगाए हैं कि केंद्र और राज्य सरकार ने सोयाबीन कपास के मुद्दे पर किसानों को धोखा दिया है। किसान नेता रविकांत तुपकर ने फसल बीमा, भारी बारिश के कारण ठप पड़ी सहायता और सोयाबीन कपास के दाम बढ़ाने जैसे मुद्दों पर आंदोलन की चेतावनी दी है। तुपकर ने चेतावनी दी कि अगर मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया गया तो आत्मदाह करेंगे। आमचं म्हणणं एकच आहे की 157 कोटी तुम्ही बुलढाणा वाशिमला दिले आणि त्यात अजून काही ॲड करून दिले। बुलढाण्याचे 174 कोटी रुपये बुलढाण्याला येऊन पडलेले आहेत। अनेक महिन्यांपासून शेतकऱ्यांच्या खात्यात प्रशासन टाकत नाही आहे। पीक विमा कंपनी जी एएससी कंपनी आहे, निमसरकारी कंपनी आहे, या कंपनीनं फक्त 106 कोटी रुपये आमच्या जलसमाधी आंदोलनाच्या धसक्याने दिले। उर्वरित पैसे द्यायला कंपनी टाळाटाळ करते आहे आणि सरकार या विमा कंपनीला पाठीशी घालत आहे, असा आमचा स्पष्ट आरोप आहे। म्हणून आमचं म्हणणं आहे की तातडीनं पीक विम्याची राहिलेली रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात टाका। प्रीमियमपेक्षा सुद्धा कमी रक्कम आमच्या खात्यामध्ये त्या ठिकाणी आलेली आहे। अनेक शेतकरी पात्र असताना सुद्धा त्यांच्या खात्यात पैसे आले नाही। सरकारला आमची आता शेवटची भूमिका आम्ही त्या ठिकाणी आज सांगतो आहे की 10 तारखेपर्यंत 10 फेब्रुवारीपर्यंत जर का केंद्र आणि राज्य सरकारनं सोयाबीन कापूस उत्पादकांच्या दरवाढीच्या संदर्भाने आणि आम्हाला पीक विमा उर्वरित राहिलेला जर का दिला नाही, नुकसान भरपाईची रक्कम शेतकऱ्याच्या खात्यात टाकली नाही, तर 10 तारखेनंतर म्हणजे 11 फेब्रुवारीला आम्ही मोठ्या संख्येने शेतकरी बुलढाणा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर किंवा मुंबईच्या एआयसी कंपनीच्या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंजमधील कार्यालयाच्या समोर आम्ही हजारो शेतकरी त्या ठिकाणी येऊ। आम्ही सरकारला सांगतोय, एक तर आम्हाला आत्मदान करू द्या, मरू द्या, तुम्ही आमचं जगणे मान्य करणार नाही, तुम्ही आम्हाला मरूही देणार नाही, अशी दुटप्पी भूमिका आम्हाला चालणार नाही। आणि नाही करू द्यायचं असेल तुम्हाला तर आम्हाला पोलिसाच्या बंदुकीच्या गोळीनी भर चौकामध्ये मारून टाका। आम्हाला आता शहीद व्हायचं आहे। 11 फेब्रुवारीपासून विदर्भ मराठवाड्यातला शेतकरी मोठ्या संख्येने रस्त्यावर उतरेल। महानगर कांग्रेस ने मांग की है कि केंद्र की मोदी सरकार को अदानी समूह की कुप्रबंधन की तुरंत जांच करनी चाहिए। अकोला के टावर चौक पर स्टेट बैंक के सामने धरना दिया गया, साथ ही केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान कांग्रेस ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 70 साल में देश की कमाई हुई दौलत अपने दोस्त अडानी को देने की योजना बनाई है। इतना ही नहीं, उन्होंने हजारों करोड़ रुपए जो देश की जनता ने मेहनत से कमाए और SBI LIC में भविष्य के प्रावधान के रूप में निवेश किए, अडानी कंपनी को दे दिए गए। अब ये हजारों करोड़ रुपए डूबने का डर है, लेकिन फिर भी केंद्र सरकार खामोश है। अडानी समूह के कुप्रबंधन की जांच और जनता के पैसे को सुरक्षित रखने के लिए अकोला महानगर कांग्रेस कमेटी ने SBI बैंक के सामने धरना दिया। इस अवसर पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष अशोक अमानकर, नगर अध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत पाटिल, महिला कांग्रेस की जिलाध्यक्षा पूजा काले, नेता प्रतिपक्ष साजिद खान पठान, प्रशांत गावंडे, प्रदीप वखारिया आदि सहित अन्य पदाधिकारी बड़ी संख्या में मौजूद थे। देशाने 70 वर्षापासून कमावलेली संपत्ती त्यांचे मित्र अदानींना देण्याचा सपाटा लावलेला आहे आणि भारताच्या जनतेने कष्टाने घामाने कमावलेले पैसे आज बुडण्याची भीती निर्माण झाली आहे। त्या पैशांचं संरक्षण व्हावं म्हणून आज इथे अकोला महानगर कांग्रेस कमेटीच्या वतीने धरणे आंदोलन करण्यात येत आहे। अकोट तहसील के कोतवाल ने राशन कार्ड की डुप्लीकेट कॉपी बनाने के एवज में 500 रुपए की रिश्वत ली। एसीबी की टीम ने रिश्वत लेने वाले इस कोतवाल को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। रिश्वत लेने वाले कोतवाल का नाम अंबादास दिनकर काजगे है। ये कोतवाल आपूर्ति विभाग अकोट तहसील में मानधन आधार पर कार्यरत है। कोतवाल अंबादास काजगे ने फिरियादी के पिता से राशन कार्ड की डुप्लीकेट कॉपी बनाने के लिए 300 रुपए की मांग की थी। काम अर्जेंट होने से उसने 500 रुपए की रिश्वत की मांग की। फिरियादी ने अकोला ACB में शिकायत दर्ज कराई। 6 फरवरी को कोतवाल ने अकोट तहसील स्थित आपूर्ति विभाग के निरीक्षक के कार्यालय में 500 रुपए की रिश्वत स्वीकार की। तभी अधिकारियों ने कोतवाल को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। आगे की जांच पुलिस निरीक्षक नरेंद्र खैरनार कर रहे हैं। बुरहान जिले के मलकापुर में पुलिस ने एक कुख्यात अपराधी को हथियारों के साथ पकड़ा है। गिरफ्तार अपराधी के पास से पिस्तौल और जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। बुल्ढाना जिले के मलकापुर में पुलिस को गोपनीय जानकारी मिली थी कि 2 लोग हथियार के साथ घूम रहे हैं। इस जानकारी के आधार पर पुलिस ने अपराधियों को पकड़ने के लिए जाल बिछाया। इस दौरान मलकापुर से गनवाड़ी गांव की ओर जाते हुए 2 लोग दिखाई दिए। जब
पुलिस ने उनका पीछा किया तो एक पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया, जबकि दूसरा अपराधी पकड़ा गया। पुलिस ने शेख साबिर नाम के अपराधी को गिरफ्तार करके पिस्तौल और जिंदा कारतूस बरामद किया है, जबकि उसके फरार साथी की तलाश जारी है। बुल्ढाना जिले में बीते कुछ दिनों से तेंदुए की दहशत बनी हुई है। तेंदुए के बढ़ते हुए हमले को देखते हुए बुल्ढाना वन विभाग अलर्ट हो गया है। वन विभाग की रेस्क्यू टीम ने जंगल से सटे शहरी इलाके में पेट्रोलिंग शुरू कर दी है। बुल्ढाना शहर से सटकर एक जंगल है। शहर के जंगल से सटे इलाके में तेंदुए और भालू जैसे जंगली जानवर अक्सर देखे जाते हैं। पहाड़ के किनारे स्थित जिला क्रीड़ा संकुल, म्हाडा कॉलोनी, बालाजी नगर और खालिद बिन वलीद नगर में पिछले कुछ दिनों से तेंदुए का आतंक फैला हुआ है। अब तक तेंदुआ कई पालतू जानवरों और कुत्तों को अपना शिकार बना चुका है, जिससे नागरिकों में भय का माहौल है। हाल ही में म्हाडा कॉलोनी में एक रो हाउस की सुरक्षा दीवार को पार करते समय रात के समय एक तेंदुए को कुत्ते के बच्चे को उठा ले जाने का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिससे अब वन विभाग भी अलर्ट मोड पर आ गया है। बुल्ढाना आरएफओ अभिजीत ठाकरे ने जानकारी दी है कि वन विभाग ने इस गंभीर मामले का संज्ञान लेते हुए वन विभाग की रेस्क्यू टीम जंगल से सटे शहरी इलाकों में पेट्रोलिंग कर रही है और नागरिकों को सतर्क रहने की अपील की है। गेल्या काही दिवसापासून अजिंठा पर्वतरांगांच्या बुलढाणा शहरातील जिल्हा क्रीडा संकुल, बालाजी नगर, म्हाडा कॉलनी आणि खालिद बिन वलीद नगर या भागामध्ये बिबट्याचं वास्तव्य आढळून आलेलं आहे। त्याच्यासाठी आमची बुलढाणा वन विभागाची रेस्क्यू टीम ही जाऊन त्याचा पाठपुरावा करत आहे आणि त्या अनुषंगाने नागरिकांना सूचित करण्यात येते की खबरदारीची उपाययोजना म्हणून रात्री बेरात्री एकट्या दुकट्याने फिरू नये, 2 किंवा 3च्या ग्रुपमध्ये फिरावे आणि आपापले जे पाळीव जनावर आहे किंवा पाळीव कुत्री आहे त्यांना गेटच्या आतमध्ये सुरक्षितरित्या बांधून ठेवा। अकोला के विधायक नितिन देशमुख को बीते कुछ दिन पहले एक अज्ञात व्यक्ति ने जान से मारने की धमकी दी थी। इस शख्स को नितिन देशमुख ने मंगलवार को सुबह 8 बजे से 10 बजे तक नरीमन पॉइंट पर मिलने के लिए कहा था। इसके मुताबिक नितिन देशमुख ने हमलावर का 2 घंटे तक नरीमन पॉइंट पर इंतजार किया, लेकिन वो व्यक्ति वहां नहीं पहुंचा, जिसके बाद नितिन देशमुख वहां से चले गए। देशमुख को 5 फरवरी को एक अज्ञात व्यक्ति ने जान से मारने की धमकी दी थी। देशमुख ने आरोप लगाया कि धमकी नारायण राणे के समर्थक ने दी थी। देशमुख ने आरोप लगाया कि धमकी इसीलिए आई क्योंकि उन्होंने परिवार के खिलाफ बोला। अज्ञात व्यक्ति से ये धमकी मिलने के बाद नितिन देशमुख ने उस व्यक्ति को मंगलवार सुबह 8 से 10 बजे तक के दरमियान नरीमन पॉइंट पर सीधी चुनौती दी और मिलने के लिए बुलाया। इसी दरमियान नरीमन पॉइंट में नितिन देशमुख ने 10 बजे तक इंतजार किया। इस बीच उन्होंने नरीमन पॉइंट के पास वॉक और योगा भी किया, लेकिन कोई नहीं आया तो नितिन देशमुख वहां से चले गए। श्री संत गजानन महाराज का 145वां प्रकट दिवस 13 फरवरी को मनाया जाएगा। प्रकट दिवस से पहले सैकड़ों डिंडिया शहर में प्रवेश करती हैं और श्री के उत्सव में भाग लेते हैं, जिसके चलते अब शहर में भीड़ देखी जा सकती है। 13 फरवरी को श्री संत गजानन महाराज का 145वां प्रकट दिवस। इस प्रकट दिवस के अवसर पर प्रदेश के कोने कोने से डिंडी संत नगरी शेगांव पहुंच रही है। इस बीच 2 साल के कोरोना ब्रेक के बाद डिंडी की संख्या बढ़ी है। इन्हीं डिंडियों में से वारकरियों की एक डिंडी ने मंगलवार को संत नगरी में प्रवेश किया। इस डिंडी की विशेषता ये है कि इस डिंडी में गांव के हर परिवार का सदस्य हिस्सा लेता है। खामगांव तहसील के कदमापुर गांव की महिला सरपंच के नेतृत्व में पूरे गांव का देव दर्शन कराया गया। जय गजानन, श्री गजानन और राम नाम का जाप करते हुए ये दिंडी ने मंगलवार को शेगांव में प्रवेश किया। श्रीच्या पालखीसाठी आम्ही भव्य अशी प्रकारात दिंडी काढलेली आहे शेगावला जाण्यासाठी। तेथे शेगावला जाण्यासाठी 300 महिला आणि 200 पुरुषांचा या दिंडीमध्ये मोठ्या प्रमाणात सहभाग या दिंडीमध्ये झालेला आहे। या आमच्या गावातील दिंडी ही शिस्त पद्धतीने सगळ्या ठिकाणी व्यवस्थितपणे अशी शेगावला आम्ही श्रीच्या दर्शनासाठी जात आहोत। गजानन महाराज का आशीर्वाद ग्रामीणों को मिले, इसके लिए इसी साल से ये डिंडी शुरू की गई है। ग्रामीणों का कहना है कि इस पालकी को पीढ़ी दर पीढ़ी इसी तरह बरकरार रखने के लिए हमारे साथ पूरा गांव इसमें सहभागी हो रहा है। प्रगट दिनाच्या या निमित्तानं आम्ही सर्वजण ही पायदळ वारी करत आहोत आणि वर्षानुवर्ष ही अखंड चालू ठेवण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत आणि गजानन महाराजांच्या कृपेनं ही वारी दिवसांदिवस अधिकरित्या कशी चांगल्या प्रकारे आम्हाला
चालवता येईल याचाच आमचा प्रयत्न राहील. आणि गावकऱ्याच्या सर्व सहकार्यानं आज एवढा मोठा ऐतिहासिक क्षण आमच्या कदमापूरसाठी आहे की आज प्रत्येक घरचा एकन-एक व्यक्ती हा पायदळवारीमध्ये समाविष्ट आहे. आणि आज महिलांची संख्या तर एवढी अभूतपूर्व आहे की आज 300 महिला आहेत आणि 200 पुरुष आमच्या या पायी वारीमध्ये सामील आहेत. खामगांव तहसील के गणेशपुर में जमीनी विवाद में अपनी भाभी की हत्या के आरोप में अदालत ने देवर को दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। हिवरखेड़ थाना अंतर्गत गणेशपुर में आरोपी पांडुरंग मनोहर लथाड़ ने 26 नवंबर 2016 को जमीन के विवाद में अपनी भाभी दुर्गा गुणवंत लथड़ पर रॉकेट डालकर उसे जिंदा जला दिया था। दुर्गा को गंभीर हालत में पहले खामगांव और फिर अकोला रेफर किया गया, लेकिन इलाज के दौरान दुर्गा की मौत हो गई। हिवरखेड़ पुलिस ने आरोपी पांडुरंग लथाड़ के खिलाफ आईपीसी की धारा के तहत मामला दर्ज किया। अदालत ने आरोपी को आईपीसी की धारा 302 के तहत दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 1000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। आरोपी पांडुरंग लाठाळ यांनी त्याची सख्खी वहिनी तिला मारण्याच्या उद्देशाने तिच्या घरात घुसून सकाळी 4 वाजता तिच्या अंगावर रॉकेल ओतून पेटवून दिले होते व तिचा खून केला होता। सदर प्रकरणामध्ये सरकार पक्षातर्फे फिर्याद देण्यात आली। आम्ही सदर प्रकरणामध्ये कलम 449 हा समाविष्ट केला, कारण आरोपी हा तिला मारण्याच्या उद्देशाने तिच्या घरात घुसला होता आणि जो गंभीर गुन्हा आहे ज्याला आजन्म कारावासाची शिक्षा आहे म्हणून तो समाविष्ट केला। आजन्म कारावासाची शिक्षा सुनावली आहे, म्हणजे दुहेरी जन्मठेपीची शिक्षा आरोपीस सुनावली आहे आणि दोन्हीही कलमांतर्गत 10,000 रुपये दंड आणि तो दंड न भरल्यास 3 महिन्याची सश्रम कारावासाची शिक्षा सुनावली आहे। सदरू दंडापैकी 5,000 रुपये रक्कम ही ह्या घटनेमुळे पीडित झालेल्या मृतकच्या वारसांना देण्यात यावी असा सुद्धा महत्त्वपूर्ण आदेश विद्यमान न्यायालयाने नोंदविला आहे। उरल थाना क्षेत्र के अंतर्गत जुना अंदूरा निवासी एक नाबालिग लड़की को ऑटो चालक द्वारा अपहरण करने के मामले में शिकायत दर्ज की थी, लेकिन लड़की के पिता ने पुलिस अधीक्षक संदीप घुगे को निवेदन देते हुए आरोप लगाया कि पुलिस आरोपी की तलाश नहीं कर रही है। सिंधी कैंप शमशान घाट निवासी आरोपी नितिन अशोक खंडारे ने जुना अंदूरा निवासी 14 वर्षीय नाबालिग लड़की का अपहरण किया था। लड़की के पिता द्वारा 31 जनवरी को अपहरण को लेकर उरल थाने में शिकायत दर्ज कराने के बाद पुलिस ने आरोपी नितिन खंडारे के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया। हालांकि आरोपी के नहीं पकड़े जाने पर लड़की के पिता ने पुलिस अधीक्षक को निवेदन देकर मामले की जांच कर लड़की की तलाश करने की मांग की। आरोपी एक ऑटो चालक है और वह घटना के बाद से ही शहर से लापता है, इसलिए लड़की के पिता ने पुलिस से उसकी तुरंत तलाश करने की मांग की। कुछ दिनों पहले शिवसेना ठाकरे गुट और वंचित बहुजन आघाड़ी गठबंधन की घोषणा की गई थी, लेकिन गठबंधन में शामिल दोनों सहयोगी दलों के सदस्य अन्य जिले की सड़कों और ग्रामीण क्षेत्रों की सड़क निर्माण कार्य चयन सूची को मंजूरी देने के मुद्दे पर आमने सामने आ गए, जिससे जिला परिषद की विशेष बैठक हंगामेदार रही। जिले में 11 करोड़ 21 लाख रुपए की लागत से अन्य जिले की सड़कें और 5 करोड़ 41 लाख रुपए की लागत से ग्रामीण सड़क कार्य प्रस्तावित है। प्रस्तावित सड़क कार्यों की सूची में जिला परिषद के सभी सदस्यों के सर्कल के कामों को शामिल करने की मांग शिवसेना ठाकरे गुट के जिला परिषद गठ नेता गोपाल दातकर, सदस्य डॉक्टर प्रशांत अढाव ने की, तो वही प्राथमिकता के क्रम में कार्यों की शॉर्ट लिस्ट को मंजूरी देने की भूमिका सुल्ताने के साथ सत्तारूढ़ दल के अन्य सदस्यों ने ली, जिससे कुछ देर के लिए बैठक में हंगामा हो गया। जिले में प्रस्तावित सड़क कार्यों की सूची स्वीकृत करने के मुद्दे पर जिला परिषद की विशेष आम बैठक में शिवसेना व वंचित आमने सामने नजर आए। आखिरकार बैठक में सड़क निर्माण कार्यों की चयन सूची को मंजूर किया गया। जिला परिषद अध्यक्षा संगीता अढाव की अध्यक्षता में हुई बैठक में उपाध्यक्ष सुनील फाटकर, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर सुभाष पवार, समाज कल्याण सभापति आम्रपाली खंडारे, शिक्षा सभापति माया नाइक, कृषि एवं पशुपालन सभापति योगिता रोकड़े, महिला बाल कल्याण सभापति अधिकारी कालिदास तापे सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित महाराष्ट्र कृषि सेवा मुख्य परीक्षा का नया पाठ्यक्रम कृषि इंजीनियरिंग डिग्री धारकों के साथ अन्याय कर रहा है। इस अन्यायपूर्ण नीति को तुरंत बंद करने और कृषि अभियंता को न्याय मिलने तक परीक्षा स्थगित करने की मांग को लेकर महाराष्ट्र राज्य कृषि अभियांत्रिकी संघ द्वारा 25 जनवरी से
अनिश्चितकालीन राज्यव्यापी हड़ताल शुरू की गई है। मंगलवार को आंदोलन का 12वां दिन था। अकोला के डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषि विश्वविद्यालय के प्रशासनिक कार्यालय के सामने छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों ने 4 प्रमुख मांगे रखी है। महाराष्ट्र कृषि सेवा परीक्षा 2021 और 2022 के नए पाठ्यक्रम से कृषि अभियंताओं के साथ अन्याय हो रहा है, इसे तत्काल स्थगित किया जाना चाहिए। अन्य राज्यों की तरह स्वतंत्र कृषि अभियांत्रिकी निदेशालय की स्थापना की जानी चाहिए। कृषि अभियांत्रिकी को मृदा एवं जल संरक्षण विभाग में शामिल किया जाना चाहिए। महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा में वैकल्पिक विषय कृषि इंजीनियरिंग को शामिल करने की मांग भी शामिल है। अंजलि आम्बेडकर ने इन मांगों का समर्थन किया। साथ ही विधिक सहायता अधिवक्ता प्रवीण तायड़े ने छात्राओं के साथ प्रारंभिक बैठक कर मार्गदर्शन किया। इस मौके पर युवा प्रदेश महासचिव राजेंद्र भाऊ पटोले, महिला आघाड़ी प्रदेश महासचिव अरुंधतीताई सिरसाट, छात्र प्रतिनिधी अमित आदोले आदि मौजूद रहे। उमेदवारांना शैक्षणिक अर्हतेच्या आधारे या संदर्भात आवश्यकतेनुसार स्वतंत्र आढावा घेण्यात येऊन अभ्यासक्रम सुधारित करण्याबाबत आयोगाकडून निश्चितपणे विचार करण्यात येईल। पण आयोगाने काय केलं की 1 ऑक्टोबरला मुख्य परीक्षा होती। आयोगाने पुढची 213 पदांची ॲड हे 30 सप्टेंबरलाच काढली आणि पूर्णतः राजभवनाचं उल्लंघन केलं। न्यूज रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिएगा UCN न्यूज अकोला।